नमस्कार। देश और दुनिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं वे कौन से विषय हैं जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारे आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पहली न्यूज़ को, जो हमें बता रही है भारत के नए उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के बारे में। तो ये जो नया प्रक्षेपण केंद्र है यह कहाँ बनाया जा रहा है? तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। बता रहे हैं कि पहले से ही इसकी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए मंजूरी दे दी है, प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया। तो बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं आप लोग के लिए जो आपको यहाँ पे समझनी है। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ बताई गई हैं। तो बता रहे हैं कि भाई जो कुलशेखरपट्टिनम है यह तमिलनाडु के तट पर है। कहाँ पर? थूथुकुडी जिले में यहाँ पर यह अवस्थित है। हमें यहाँ पता लग रहा है कि इसके माध्यम से इसरो के द्वारा जो विकसित किए गए हैं कौन? लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिनको एसएसएलवी कहा जाता है। एसएसएलवी रॉकेट्स को यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ये बात आप लोग को ध्यान रखने वाली है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एसएसएलवी यानी कि जो छोटे रॉकेट है, जो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है, उन्हें ही यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। बड़े यान यहाँ से लॉन्च नहीं किए जाएंगे। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा बेहद महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि इसरो अभी अपने 2 एसएसएलवी लॉन्च के बाद में यह पूरा का पूरा जो मामला है यह प्राइवेट सेक्टर को सौंपने वाला है और इसके बाद इस जो केंद्र की स्थापना हो रही है, इस केंद्र का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ निजी कंपनियों के द्वारा, निजी क्षेत्रों के द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ हमें आगे यह भी बात पता लग रही है कि यहाँ से जिनको लॉन्च किया जाएगा उन रॉकेट्स की पेलोड क्षमता 500 किलोग्राम रहने वाली है। तो केवल छोटे रॉकेट जैसा पता लग रहा है, तो कम वजन वहन वाले जो रॉकेट होंगे उन्हें ही यहाँ से लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में। तो सभी बातें बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ भी आने वाली परीक्षा में यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पता लग रहा है कि केवल इसी स्थान का चयन क्यों किया गया है, किसी और स्थान का चयन क्यों नहीं किया गया। तो चलिए मैं आपको कुछ खास बातें इससे संबंधित बता देता हूँ, लेकिन मैप के माध्यम से। जैसे कि हम लोग मैप देख पा रहे हैं, यह जो हिस्सा है यह भारत का दक्षिणी हिस्सा। तो देखिए अभी हमारा जो प्रक्षेपण केंद्र है वो इस जगह पर स्थित है। यहाँ पे श्रीहरिकोटा है, यहाँ भारत का प्रक्षेपण केंद्र। हम लोग अभी जितने भी लॉन्चेस करते हैं, चाहे वह हम किसी ग्रह से संबंधित करें या पृथ्वी की निचली कक्षा से संबंधित करें, वह सभी लॉन्च हमें यहीं से करने पड़ते हैं। अब देखिए दूसरे ग्रह पे जाना है तो उस मामले में यह ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से लॉन्च मिलेगा और आप यहाँ से लॉन्च होते हुए प्रॉपर मूवमेंट करेंगे पृथ्वी में और उसके बाद में आप दूसरे ग्रह की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से परेशानियां नहीं होती। अब परेशानी कब होती है? जब हम लोगों को जाना होता है पृथ्वी की निचली कक्षा में। बताते हैं कि जब शुरुआत होती है तो यहाँ पे रॉकेट रखा जाता है, उसके बाद उसे इस डायरेक्शन में लॉन्च किया जाता है, जिसके बाद उसको पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया जाता है। अब देखना यहाँ पर यह होता है कि हम इसको रॉकेट को सीधा भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन इसको घुमा के लॉन्च किया जाता है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि भाई जब कभी भी कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो वह बहुत सारा मलबा छोड़ता है, यानी कि कुछ चीजें शुरुआत से ही टूटना शुरू हो जाती हैं जो निकटवर्ती क्षेत्रों में गिरती हैं। इसीलिए हम लोग अभी भी देखेंगे तो पता लगेगा कि जितने भी प्रक्षेपण केंद्र है वह किसी ना किसी देश के पूर्वी हिस्से में ही है। और इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण पृथ्वी का रोटेशन भी है, क्योंकि जब हम यहाँ पूर्वी हिस्से से लॉन्च करते हैं तो पृथ्वी के रोटेशन से हमें मदद मिलती है, जिसकी वजह से ईजी हो जाता है पृथ्वी से बाहर निकल पाना। बात क्लियर है सभी को? तो यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए यहाँ इसरो ने यह फैसला लिया है। अब यह जो नया प्रक्षेपण केंद्र रहेगा यह इस क्षेत्र में रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हम बिल्कुल सीधा लॉन्च कर पाएंगे दक्षिण की ओर। बीच में कोई भूमि नहीं आएगी, तो डेब्रिस जितनी भी गिरेंगी सारी की सारी हमें पता है हिंद महासागर में गिरेगी और यहाँ किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहने वाला है। तो इसी पॉइंट को अवॉइड करना चाहती है मुख्य रूप से अब इसरो। दूसरा रीजन क्या है यहाँ पर कि अब देखिए रॉकेट को इतना अधिक घूमना पड़ता है, जिसके वजह से समय भी अधिक खर्च होता है और फ्यूल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अब ये नॉर्मल बात तो है नहीं कि भाई 96 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है तो उसका प्रयोग कर लिया जाए, यह रॉकेट वाली बात है। तो सभी चीजें बहुत अधिक महंगी है, खर्चीली है और सालों की मेहनत होती है। जब हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर इसरो की बहुत सारी उम्मीदें, पूरे भारत की उम्मीदें होती हैं कि वह मिशन सक्सेसफुल होगा। तो इसी वजह से अब यह नया फैसला लिया गया है और यह जो नया हम लोग का प्रक्षेपण केंद्र है जो कुलशेखरपट्टिनम में स्थित होने वाला है, अब भारत के लिए नए आयाम शामिल करेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो जो बातें थी वह मैं आपको क्लियर कर दी है। इसके अलावा हमें पता लग रहा है श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र के बारे में। तो फिलहाल भारत का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है। साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि पहले हमें जब पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से पर जाने के लिए एक राउंड कर लेना पड़ता था, अब
वह हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी कि दक्षिणी पूर्व दिशा में नहीं उड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा उड़ पाएंगे तो कम समय में अधिक दूरी हम लोग तय कर पाएंगे, जिससे ईंधन भी बचेगा। बात क्लियर है। तो श्रीहरिकोटा महत्वपूर्ण है, लेकिन अब यह जो हम लोग का नया केंद्र रहेगा यह भी नए महत्वपूर्ण आयामों को शामिल कर लेगा। हालांकि इससे संबंधित एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, जिसका जवाब देना सभी के लिए जरूरी है, तो मुझे जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए वीडियो पॉज करके। और इसके साथ ही हम लोग बढ़ते हैं फिर हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है नाविक और आधार नामांकन उपकरणों के बारे में। हाल ही में भाई एक स्टेटमेंट आया है हमारी सरकार की तरफ से, और सरकार कह रही है कि भाई जो नाविक है, नाविक क्या है? नाविक भारत का सैटेलाइट सिस्टम है। जिस तरह से यूएस का सैटेलाइट सिस्टम जीपीएस है, उसी तरह भारत का अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक कहलाता है। बात क्लियर है सभी को? तो कह रहे हैं कि उसको आने वाले समय में आधार नामांकन उपकरणों से जोड़ दिया जाएगा। वर्तमान में हमें यहाँ पर एक खास बात यह भी पता लग रही है कि अभी जितने भी हमारे आधार नामांकन उपकरण हैं, उन सभी को पहले ही जीपीएस से जोड़ा जा चुका है। हम सभी जानते हैं कि जीपीएस का प्रयोग तो पूरी दुनिया में हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अब यह आ रही है कि भारत सरकार चाहती है कि जो भारत का अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको हम लोग नाविक के रूप में जानते हैं, अब इसका प्रयोग भी बढ़े और अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करें। पर कब करेंगे? जब इसको पूरी तरह से तकनीकों से सुसज्जित किया जाएगा, सुरक्षित बनाया जाएगा और सभी के लिए अधिक उपयोगी होगा, तभी तो हम भाई इतने बढ़िया और बेहतर जीपीएस को रिप्लेस कर पाएंगे ना। तो उसी क्रम में भारत सरकार आगे बढ़ रही है। भारत सरकार चाहती है कि अब जब आधार उपकरण से जुड़ जाएंगे तो उनसे जुड़ने के बाद क्या होगा, यह हमें अधिक सटीक नेविगेशन सिस्टम प्रदान करेगा और हमें एक नई चीजें प्राप्त होंगी। साथ साथ पता लग रहा है कि भाई बेहतर आपदा प्रबंधन क्षमताएं भी यहाँ पर विकसित हो जाएंगी, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपदाओं की स्थितियों में भी हम अपने खुद के ही सैटेलाइट सिस्टम को यूज कर पाएंगे, जो कि एक अच्छा मामला रहेगा। ठीक है, आगे जब हम यहाँ से बढ़ जाते हैं तो हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि नाविक दरअसल है क्या। तो नाविक को भाई शुरू किया गया है काफी सालों पहले, और एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद हमें जाकर के पूरा का पूरा नेविगेशन सिस्टम मिला है। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि भाई यह जो नेविगेशन सिस्टम है यह 7 उपग्रहों के माध्यम से चलता है, यानी कि अलग अलग समय पे 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। जब सातों सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया गया, पूरा का पूरा इसका स्टेशन स्टैब्लिश कर लिया गया, उसके बाद हमें यह भी पता लगता है कि वर्ष 2020 में भारत सरकार बीच में आई, हमारे प्रधानमंत्री ने आए और इसके बारे में बातें बताई, और उन्होंने उस समय कहा कि हम चाहते हैं कि जो हमारा यह रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है यह नाविकों को डेडिकेटेड हो जाए। इसी वजह से फिर उसको अब नाविक के रूप में जाना जाने लगा। बताते क्या है कि यह भारत का अपना सैटेलाइट सिस्टम है, तो उसको IRNSS कहते हैं, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आगे हमें पता लग रहा है कि इसको किसने विकसित किया था, तो इसरो के द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अभी हम इसको स्थल भाग पे प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यह मुख्य रूप से शुरू किया गया था जलीय क्षेत्रों के लिए, तो जलीय क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। बताते हैं कि यह भारतीय सीमा से परे 1500 किलोमीटर की दूरी तक के एरिया को नेविगेट करने में सक्षम है। साथ साथ हम जब आगे बढ़ते हैं पता लगता है कि 7 उपग्रहों के माध्यम से चल रहा है, लेकिन जिस तरह से इसका स्टेशन डेवलप किया गया है तो यह 24/7 वर्क करता है और सूचनाओं के माध्यम से सभी चीज़ों को नेविगेट करने में आपको हर समय मदद कर सकता है। बात क्लियर है सभी को? तो सारी बातें महत्वपूर्ण है और नाविक से संबंधित प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह भारत की एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, और जो नया काम हो रहा है वो भी अपने आप में खास है। तो हमें पता लग रहा है कि फिलहाल भारत में बहुत सारे अलग अलग विभाग ऐसे हैं जो इसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि भारतीय मानक ब्यूरो, टेलीकॉम स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर इत्यादि इत्यादि अलग अलग विभाग अभी वर्तमान में इसकी सेवाओं को प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं, और भारत सरकार का बनाया हुआ है तो क्यों ना भारत सरकार इसको प्रयोग मिले। बात क्लियर है? लेकिन जो भी बातें अभी हो रही हैं, चर्चाओं में हैं, वहां से एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है जो आपके स्क्रीन पर है और पूछा जा सकता है। तो जरूरी है कि आप मुझे इसका जवाब कमेंट कर दें, ताकि आप एक प्रकार से अपनी जो भी जानकारी है उसको जांच कर लें। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हमारी तीसरी न्यूज़ की तरफ, जो हम बता रही है बेलेम घोषणा के बारे में। तो भाई बेलेम एक शहर है। कहाँ का शहर है? तो पता लग रहा है ब्राज़ील का शहर है। तो हाल ही में यहाँ पर अमेज़न शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? अमेज़न सहयोग संधि संगठन के द्वारा। एक्टो बोलते हैं इसको, ACTO। तो इसने भाई एक पूरा का पूरा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया। हालांकि बताते हैं कि यह जो सम्मेलन आयोजित हुआ था यह किसी अच्छे परिणाम पर नहीं पहुंच पाया, और यहाँ जो चाहत थी अमेज़न के वन को और यहाँ के वृक्षों को संरक्षण देने की, वह सभी पूरी नहीं हो पाए, और यह किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए और कोई नीति तैयार नहीं कर पाए आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो हालांकि हम देखते हैं कि बैठक जो सम्मेलन था यह असफल हुआ, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को ले आया। जैसे कि पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई 14 सालों में पहली बार बैठक हुई है। पिछले 14 साल से कोई बैठक ही नहीं हो रही थी, तो यह एक महत्वपूर्ण बात है। इस संबंध में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ बात पता लग रही है बेलेम घोषणा के बारे में, यानी कि जो अब यहाँ सम्मेलन हुआ क्या क्या बातें इसमें की गई।
क्या क्या घोषणा पत्र दिखाए गए, तो उन सभी बातों को एक बार कर लेना जरूरी है। हमें पता लग रहा है कि भाई बेलिम घोषणा अमेजोन शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई बातें हैं। ठीक है, तो क्या क्या बातें की गई है? इन्होंने कहा है कि भाई देखिए, जो यह अमेजन है यह कहाँ है, यह है दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र में। अब ऐसी स्थिति में दक्षिणी अमेरिका में जब है, तो क्यों हम इसमें पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करें। ठीक है, हमारी स्थानीय समस्या है, हमारे यहाँ पर पेड़ कम हो रहे हैं, हालांकि हम ये बात जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, बट उस सब के बावजूद इन्होंने कहा कि जब यह हम लोग की क्षेत्रीय समस्या है, वन हमारे क्षेत्र में है, तो क्यों हम सबको इन्वॉल्व करें। तो उन्होंने कहा कि जरूरी है कि हम वनों को संरक्षण देने के लिए स्थानीय ज्ञान का उपयोग करें। महत्वपूर्ण बात है। हम देखते हैं ना कि भारत सरकार लगातार कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी का विकास करेंगे और अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, अपने इतिहास के आधार पर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक उसी प्रकार का ही एक स्टेटमेंट हमें यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है। हमें पता लगता है कि यहाँ पर यह भी बोला गया है कि इसमें निर्णय लेने के लिए, यानी कि आगे की नीतियां क्या रहेंगी, क्या क्या मामला होना चाहिए, वो निर्णय लेने और सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में इन्होंने कहा है कि अगर मदद लेनी है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ नहीं जाना है। कहाँ जाना है? स्वदेशी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, यानी कि जितने अधिक से अधिक स्थानीय लोग हमारे कार्यक्रमों से जुड़ेंगे, अमेजोन को संरक्षण देने के लिए आगे आएंगे, हमें उतना ही अधिक लाभ मिलेगा, ऐसा बेलेम घोषणा में बताया गया है। ठीक है, साथ साथ इसमें यह भी बताया गया कि हम देख रहे हैं कि लगातार बीते दिनों बहुत अधिक गिरावट हुई है अमेजोन के वनों में, और ये चल भी रहा है। क्लाइमेट चेंज है, दूसरा क्या है कि हम सभी देख रहे हैं कि चरगाहों के लिए या फिर लोगों के रहने के लिए वनों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वन आवरण पृथ्वी का कम हो रहा है। तो वही बात बताई है इन्होंने, और चाहते हैं कि स्थायी वन उपयोग के उपायों को बढ़ाया जाए, नई नई नीतियों को अपनाया जाए, और इसके लिए जो भी समाधान हो सकते हैं उन सभी समाधानों की खोज की जाए। यह जरूरी है, यह बात इन्होंने अपनी घोषणा में की है। तो सभी बातें बेहद महत्वपूर्ण है। इनका क्या डिक्लेरेशन है ये भी आने वाले समय में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जरूरी है कि आपको सभी बातें पता हो। और इन सभी बातों को जानने के साथ साथ यह भी पता हो कि वास्तव में अमेजन सहयोग संधि संगठन है क्या। पहली महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर यही है कि भाई 14 वर्षों में इन्होंने अपनी बैठक की है, तो यह बात समझ लीजिए कि पिछले 14 सालों से चर्चाओं में नहीं आ रहा था, बैठक नहीं हो रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी, न्यूज नहीं बन रही थी, लेकिन उस सब के बावजूद अब चर्चाओं में आ गया, तो बहुत अधिक संभावना है कि प्रश्न बन सकते हैं। कह रहे हैं कि भाई इसकी स्थापना 3 जुलाई 1978 को की गई थी। आगे यह भी पता लग रहा है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था स्थापना का यह था कि अमेजन बेसिन में सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी के प्रयास करने के लिए, इसी से संबंधित नीतियों का निर्धारण करने के लिए ही इस संगठन को स्थापित किया गया था। पता लगता है कि इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सुरीनाम और वेनेजुएला, यह सभी इसके देश हैं। पर यह सभी देश है कहाँ पर, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लीजिए आप लोग। यह सभी दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी देश हैं और सभी लगभग एक दूसरे के आसपास ही हैं, इस वाले क्षेत्र के देश हैं सारे ये। तो ऐसी स्थिति में आप लोग को लोकेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत लोकेशन पूछ रहा है आजकल। आगे जब हम बढ़ते हैं तो पता लगता है कि भाई जिस प्रकार का ये संगठन है, इसने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी अडॉप्ट की हुई है। बताते हैं कि 4 आधिकारिक भाषाएं इसकी कौन कौन सी। अंग्रेजी का प्रयोग हो ही रहा है, पुर्तगाली, स्पेनिश और डच का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। बात क्लियर है। तो यह सभी बातें महत्वपूर्ण है। साथ साथ ये बताते हैं कि इस संगठन को मजबूत रूप देने के लिए वर्ष 2022 में इसका स्थायी सचिवालय भी बनाया गया। कहाँ बनाया गया था? ब्राजील में बनाया गया, ब्राजीलिया के अंदर बनाया गया इसका आधिकारिक सचिवालय। तो तब से यह कार्य कर रहा है। हालांकि यह सभी बातें बेहद महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। तो एक प्रश्न का जवाब भी दे दीजिए। अब मुझे लगता है कि आप लोग के लिए बहुत आसान रहेगा इसका जवाब देना। तो आप लोग की स्क्रीन पर प्रश्न आ गया है, 4 स्टेटमेंट है, बता दीजिए कितने सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं जो बता रही है मलयाहा तमिल के बारे में। तो न्यूज़ चली आ रही है भाई श्रीलंका से। श्रीलंका पड़ोसी है ना हमारा, तो न्यूज़ में भी आता रहता है। कह रहे हैं कि भाई जो ये मलया तमिल लोग हैं भाई, इन लोगों ने श्रीलंका को सर पे उठा रखा। हालांकि हाँ छोटा देश है, बट ठीक है, ऐसे काम भी नहीं करने चाहिए ना। कह रहे हैं कि पूरे के पूरे श्रीलंका में इन लोगों ने एक मार्च निकाला है, और इस मार्च को इन लोगों ने नाम जो दिया है वह दिया है मानभूमिकू मलयाहा मक्कल। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, साधारण भाषा में समझ लीजिए। कह रहे हैं कि सम्माननीय मलयाहल लोग, तो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमें सम्मान चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमारा भी महत्व है समाज में। ऐसा नहीं है कि आपने हमें समाज के हाशिए पे ला दिया है और हमारे लिए कोई कार्य नहीं होगा, हम केवल दूसरों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। ऐसी बातें इन लोगों ने अपने इस मार्च में निकाली है। तो बता रहे हैं कि भाई इस समय इन्होंने एक मार्क किया है पॉइंट, और बताया है कि भाई अब लगभग 200 साल पूरे हो गए हैं किस समय को,
बता रहे हैं कि भारत से इन लोगों को ले गए थे श्रीलंका कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि 200 वर्ष पहले हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे और यह सारा क्षेत्र भी उन्हीं के अधीन था। तो बता रहे हैं कि उस समय जिन लोगों को वहां पे लेकर जाया गया, तो फिर ब्रिटिश शासन के खत्म होने के बाद वह लोग स्थायी रूप से वहां बस गए, लेकिन उसके बाद जब श्रीलंका में सरकार बनी, लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो उन लोगों ने स्थानीय लोगों को तवज्जो देना शुरू कर दिया, जिसके बाद समस्याएं बढ़ गई। और उनकी बढ़ी हुई समस्याओं की वजह से ही हम लोगों ने देखा कि पहले तमिल लोग जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के थे वहां गए थे, उनको समस्या आ रही है। और यह दूसरी एक और कैटेगरी है यहाँ पर पता लग रही है मलया तमिल लोग, इनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से कई बार न्यूज चर्चाओं में आती है, जिस वजह से हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। बात क्लियर है? तो बता रहे हैं कि 200 साल हो गए हैं कि जब इनके पूर्वज वहां पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या आज भी वहीं की वही बनी हुई है। दो मुख्य कारण है। कहते हैं कि भाई पहली बात तो उत्पत्ति से संबंधित है, दूसरी बात है अधिकारों की अपेक्षा। कह रहे हैं पहली बात में कि भाई हम लोग का अपना कुछ इतिहास रहा होगा, लेकिन श्रीलंका में आने का सब कुछ खत्म हो गया, ये लोग हमें कुछ नहीं मानते। और कहते हैं कि आप बिल्कुल अंतिम पायदान है, यानी कि समाज में सबसे निचला स्थान इनको दिया गया, जिस वजह से इनका निरंतर शोषण हो रहा है और दूसरों के ही अधीन काम कर रहे हैं। जमींदार वगैरह वहाँ जो है उनके अधीन इनको रहना पड़ता, जिस वजह से शोषण का शिकार होना पड़ता। तो ये कह रहे हैं कि पहले ये बताओ कि भाई हमारा इतिहास क्या है, हम क्या थे पहले, क्यों लाए गए थे, किस कारण से लाए गए थे। जब हम अच्छी खासी स्थिति में भारत में थे फिर भी लाए गए और हमारी स्थिति को और अधिक खराब कर दिया गया, ये गलत बात है। तो इन्होंने अपनी उत्पत्ति, अपनी जड़ से संबंधित कुछ प्रश्न खड़े कर दिए हैं सरकार के सामने, और यह मामला सिर्फ श्रीलंका का नहीं, भारत के लिए भी चिंताजनक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अधिकारों की। कह रहे हैं कि आप अपने ही लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, यानी कि सिहिली लोग जो है उनको प्राथमिकता देते हैं, उनके पास अधिकार हैं, वह मतदान कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ समझते ही नहीं है आप लोग हम लोग को। कह रहे हैं कि भाई अनैच्छिक प्रवासन, यानी कि कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, स्थायी निवास इन लोग का नहीं है वहाँ पे। राज्य विहीनता की स्थिति इनके जीवन में बनी हुई है। नागरिक अनिश्चितता, इनको पता ही नहीं है कि हम सिटीजन हैं नहीं हैं, अलग अलग प्रावधान चल रहे हैं। आपके यहाँ हम रह रहे हैं तो आपके हम सिटीजन होने चाहिए, 200 सालों से होने चाहिए, लेकिन ऐसे खास प्रावधान जो होने चाहिए वो आपके द्वारा बनाए ही नहीं गए। इसके अलावा मताधिकार भी नहीं दिया गया हम लोग को। ये एक बड़ी बात है और लोकतंत्र की एक बड़ी कमी है जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। पर सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, तो इसी क्रम में जरूरी है कुछ बातें हम लोग मलया तमिल लोगों से संबंधित जान लें। जैसे कि हमें पता लगता है कि भारतीय मूल के लोग हैं, श्रीलंका में रह रहे हैं। आगे हमें पता लगता है कि भाई 200 वर्ष पहले इनको ले गए थे, कह रहे थे कि आपसे पेड़ वेड़ लगवाना है, आप बहुत अच्छे पेड़ लगाते हैं। तो अंग्रेज इस प्रकार इन लोग को नाव में भर के ले गए थे और उसके बाद इन लोग को वापस नहीं लाए थे। बताते हैं कि यह जो समुदाय है तमिल लोग जो है मलया तमिल, मुख्य रूप से तमिलनाडु में चाय और रबड़ के क्षेत्र में काम करते थे और बहुत ही महत्वपूर्ण, और इन लोग का जो पारंपरिक कार्य था वह यही था। तो इसी कार्य को आज भी ये लोग श्रीलंका में कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भी तमिलनाडु में जो लोग रह रहे हैं मलया समुदाय के, वे लोग भी यही कार्य करते हैं। सुनने में आ रहा है कि भाई तमिलनाडु में इन लोगों की संख्या 10 लाख है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोग चाय और रबड़ का ही काम करते हैं। तो बताते हैं कि जो लोग शिक्षित हो गए, पढ़ गए, वो लोग थोड़ा लाभ में है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि सबके साथ हो, तो इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव भी हो रहा है। और बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति के मामले में बहुत अधिक समस्याएं हैं, जिसकी वजह से भेदभाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी ये क्लियर करना चाहते हैं और इनके जीवन के लिए जो भी जरूरी अधिकार है उनको प्राप्त कर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न भी होना चाहिए ना आप लोग के लिए, तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए और उसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो जरूर करना है, अभी करना है सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो हमें बता रही है जनजातीय गौरव कॉरिडोर पहल के बारे में। तो महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि भारत सरकार ने कह दिया है कि इस काम को अब आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई अब इसको शुरू कर दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहां तक भी रेल सेवाएं नहीं पहुंची, अब वहां तक रेल लाइनों को बिछाया जाएगा और दूर दराज के सभी क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाकर जोड़ने का काम किया जाएगा। बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। हम पता लगता है यहाँ पर कि भाई वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इससे संबंधित प्रस्ताव किया गया था। एक योजना, एक पहल दिखाई गई थी जिसको जनजातीय गौरव कॉरिडोर पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कहा था कि इसके ऊपर जो खर्चा होने वाला है वह अमाउंट लगभग 70,000 करोड़ रुपए, जिसको आने वाले समय में खर्च किया जाएगा। क्यों? ताकि नई रेल लाइन बिछाई जा सके, और जब नई रेल लाइन बिछाएंगे तो नई रेलें भी चलेंगी कुछ ना कुछ, जो जनजातियों से संबंधित होंगी और इनको मुख्य शहरी क्षेत्रों से, राजधानी से जोड़ने के प्रयास भी शुरू हो जाएंगे। बात क्लियर है सभी को? तो न्यूज़ बेहद महत्वपूर्ण है।
आगे बढ़ रहे हैं तो पता लग रहे हैं इसके कुछ खास उद्देश्य। क्या चाहते हैं सरकार? तो कह रही है कि भाई आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी मिले, वो मुख्य धारा से जुड़ सके। साथ साथ वे क्षेत्र जो पिछड़े दिख रहे हैं आज के समय में भारत में, वहां पे अगर बुनियादी ढांचे का विकास हो जाएगा तो कहीं ना कहीं स्थिति सुधर जाएगी और नए नए रोजगार के अवसर, विकास के अवसर और जुड़ जाएंगे। साथ साथ वे लोग भारत के आर्थिक विकास में योगदान देंगे, तो सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल जाएगा। साथ साथ कह रहे हैं कि भाई आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ लिया जाएगा, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सिर्फ आदिवासी लोग रहते हैं बट रेल नहीं है, परिवहन की सुविधा अच्छी नहीं है, बुनियादी ढांचा अच्छी तरह से विकसित नहीं है, तो जब रेल पहुंच जाएगी तो कहीं ना कहीं वे लोग भी अब बाहर निकलने में सक्षम हो जाएंगे। रेल हमारे सफर को आसान बना देती है, तो उसी रूप में यह कार्य किया जा रहा है। कह रहे हैं कि समग्र क्षेत्रीय विकास होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब रेल पहुंचेगी तो सिर्फ वहां के लोग बाहर नहीं बल्कि बाहर के लोग भी वहां पहुंचने आएंगे और फिर मिलजुल के रोजगार करेंगे, स्थानीय चीजों को प्रमोट किया जाएगा और दूर दराज तक पहुंचाया जाएगा, तो आदिवासियों को मदद होगी। एक वैकल्पिक मार्ग तैयार हो जाएगा। सुनने में आता है कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ बढ़ जाती है जिस वजह से रेल नहीं होती कुछ क्षेत्रों में, तो कह रहे हैं कि जब वहां तक रेल पहुंच जाएगी तो लोग अपने कप रेल का प्रयोग करेंगे, ना कि दूसरे क्षेत्रों की रेल का। जैसे कि मेट्रो है, अगर आपके क्षेत्र में मेट्रो नहीं होगी तो क्या होगा, आपको दूर के मेट्रो स्टेशन में जाना पड़ेगा, बट आपके अगर एरिया में ही मेट्रो स्टेशन बन गया तो फिर आप उसका ही उपयोग करेंगे, तो दूसरा वाला जो मार्ग था वहाँ भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, दबाव कम हो जाएगा और बाजार तक आसान पहुंच हो जाएगी सभी की। बात क्लियर है? तो महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसके अंदर, और आप आने वाले समय में एग्जाम लिखते हैं अगर आदिवासियों संबंधित किसी प्रश्न में, तो ऐसी स्थिति में आप इसको शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, ठीक है, तो यह प्रश्न आप लोग को जवाब देना है अभी कमेंट में। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली न्यूज़ को, जो बता रही है हाथियों की जनगणना के बारे में। जनगणना कहाँ संबंधित है? कर्नाटका से संबंधित है। कह रहे हैं कि हाल ही में रिलीज किया गया और इन्होंने बताया है कि वर्ष 2017 की तुलना में आपके यहाँ पर हाथियों की संख्या में 346 हाथी बढ़ गए हैं अब। ठीक है, तो महत्वपूर्ण वृद्धि है अपने आप में, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनको संरक्षण मिले और उनके विकास के लिए, उनके प्रजनन के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, उनके घरों को संरक्षण देने के लिए ऐसे ही काम होते रहे। तो इसी न्यूज़ में कुछ बातें हैं हम लोग के लिए, जैसे कि पता लग रहा है कि वर्तमान भारत में भाई 33 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कहा गया है कि वह क्षेत्र हाथी के अभयारण्य हैं। हाथी अभयारण्य है तो वहाँ पे सिर्फ हाथी मुख्य रूप से पाए जाते हैं और उनके संरक्षण के लिए, उनके जीवन के लिए जो आवश्यक बुनियादी ज़रूरतें हैं, सभी चीज़ें उनको वहाँ मिल जाती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भाई यह जो सेंसस रिपोर्ट रिलीज़ हुई है वो बता रहे हैं कि अभी विश्व हाथी दिवस से पहले ही रिलीज़ हुई है। कह रहे हैं कि हाथी दिवस मनाया जाने वाला है कब? भाई 12 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक, इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले ही मनाया जाता है। ठीक है, तो हाथी दिवस मनाया जाना है तो कह रहे हैं कि उससे पहले आना अपने आप में महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। कह रहे हैं कि भाई राज्य में 2017 में हाथियों की संख्या लगभग 6049 थी, जो बढ़कर 6395 हो गई है। तो इस वजह से क्या स्थिति बदल गई है कि अब कर्नाटक जो है वह हाथी की संख्या के मामले में पूरे के पूरे भारत में शीर्ष राज्य बन गया है, और इसके बाद के जो 2 राज्य हैं उनमें नाम शामिल है असम और केरल का। बात क्लियर है सभी को? तो कुछ खास बातें एशियाई हाथी संबंधित। कहते हैं कि भाई जो एशियाई हाथी होता है, हमारे यहाँ भी जनरली वही पाया जाता है, तो 3 जगह पाया जाता है, भारतीय क्षेत्र में, सुमात्रा में और श्रीलंका में। तो 3 प्रकार के एशियाई हाथी माने जाते हैं। कह रहे हैं कि भाई अभी इनकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वह 20,000 से 40,000 के बीच में है। अगर हम भारत की बात करें तो कहते हैं कि लगभग 28,000 हाथी ऐसे हैं जो सिर्फ भारत में ही पाए जा रहे हैं, और भारत में पाए जाने वाले कुल हाथियों का लगभग 25% बताते हैं कि कर्नाटक राज्य में ही है। हालांकि IUCN कह रहा है कि स्थिति लुप्तप्राय है, यानी कि एंडेंजर्ड है और संरक्षण नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में फिर यह प्रजाति देखने को नहीं मिलेगी। तो हाथी अगर चला गया तो भाई फिर समझो कि आने वाले समय में लोग कैसे किसी की पीठ पे बैठ के घूम पाएंगे ना। तो हम लोग बचपन में बहुत एंजॉय करते, तो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर पाए, तो ज़रूरी है कि हाथी बने रहें देखने के लिए। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे पूरे के पूरे इस नेचर सिस्टम का। कह रहे हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया है और सिट्स ने इसको शामिल किया हुआ है अपनी परिशिष्ट 1 के अंदर। बात क्लियर है? तो साइट्स की क्या स्थिति है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की क्या स्थिति है, IUCN की क्या स्थिति है, वह सभी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ ज़रूरी हो गया है कि आप मुझे इस प्रश्न का जवाब भी दे दें कमेंट बॉक्स में। आप समझदार हैं, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सभी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने कर ली हैं और आपको एग्जाम रेडी करने का पूरा प्रयास किया है। यदि प्रश्न बनता है तो पूरी संभावना है कि यहीं कहीं से बनेगा। तो ऐसे ही रोज़ मिलेंगे, नई नई बातों को हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।